हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ जिनके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप इन प्रश्नों को तो अच्छे से तैयार कर ही जाना, क्योंकि इनके आने की संभावना है। तो अगर यही आ जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनका आंसर मैंने बता दिया है, और प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं जिसे आप देख सकते हो। जैसे विद्युत मोटर का नामांकित चित्र कैसे बनाया जाता है, विद्युत जूल ऊर्जा का प्रभाव क्या है, बहुत सारे वीडियो हैं जिसे आप देख के आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर सकते हैं घर बैठे। तो चलो बिना समय गवाए अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर 2 जो है अम्ल, क्षार एवं लवण वाला, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसका अंक बाहर जो है वह 6, यानी ये 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। जिसमें से आपको प्रश्न 3 मिलेंगे। एक प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ, एक होगा अतिलघुरात्मक, एक होगा निबंधात्मक। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एक नंबर के प्रश्न बता देता हूँ। थोड़ा मैं साइड में इधर, ओके, आपको मैं दिखता भी रहना चाहिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन में दे रखा है मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थैलिन, लिटमस पेपर, उपरोक्त सभी। तो बताइए प्राकृतिक सूचक कौन सा है, यानी जो नेचुरल इंडिकेटर है वो कौन सा हो सकता है। लिटमस पेपर जो है वो एक नेचुरल है, क्योंकि ये प्रकृति से मिला हुआ है। बाकी मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन जो है वो कृत्रिम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ध्यान से समझना, इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। लाल लिटमस को नीला कर रहा है। देखिए, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अनिल, ए का मतलब है अम्ल, और नी का मतलब है नीला, और ल का मतलब है लाल। अगर नीला लिटमस पत्र लाल में बदल रहा है तो वो अम्ल कहलाएगा, और अगर लाल नीले में बदल रहा है तो वो क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। अब आपको ये बताना है कि इसका पीएच मान कितना होगा। संभवतः आपको पीएच मान बताना है। तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो इसका मतलब है ये क्षार, और क्षार की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। 7 से ज़्यादा होती है। तो आप इस ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन तो 1 है तो ये तो अम्ल होगा, 4 है ये भी अम्ल होगा, 5 है ये भी अम्ल होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10, यानी जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षार कहलाएगा। देख लो, एक ही क्वेश्चन के अंदर कितना घुमा फिरा के पूछा है। पहले तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें से ये अम्ल है ये क्षार है। क्षार है तो इसका पीएच मान आपको यहाँ पे पता लगाना है। तो यह क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए, कोई विलयन है। पहले मैं बताने से पहले मैं जो ये लिखा हुआ है इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अनिल आप ट्रिक याद कर लेना। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन ये है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलयन में क्या होगा। अब आपको यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई विलयन है, वो अंडे के पिसे हुए कवच से। अब अंडे का पिसा हुआ जो कवच होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। चूने के पानी को दूधिया करने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको वो विलयन बताना है। तो हमने ऐसा क्या किया, हमने कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से करवाई। किससे करवाई? HCl से करवाई। तो HCl से करवाने से क्या हुआ, जो अभिक्रिया करने पर जो गैस उत्पन्न हुई वो चूने के पानी को क्या कर देती? दूधिया कर देती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा HCl। बड़ा क्वेश्चन है, समझने के लायक था, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको HCl करना है कि अगर HCl की अंडे के पिसे हुए कवच में, अगर आपसे पूछ ले कि अंडे का जो कवच होता है वो किसका बना होता है, तो आपका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। जितनी भी सफ़ेद दिखने वाली जो चीज़ें होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। इसी से आप ये भी याद कर सकते हो कि जो मार्बल या संगमरमर होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी CaCO3 होता है।
ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, रक्त का पीएच मान। क्या आपको रक्त का पीएच मान पता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त यानी ब्लड का पीएच मान कैसे याद करेंगे? देखिए, ब्लड एक तरीके से क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन बहुत नॉर्मल क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये उदासीन के बिल्कुल नज़दीक होता है। तो उदासीन वैल्यू 7 होती है, न्यूट्रल की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। तो ब्लड का पीएच मान जो आएगा वो 7.4 आएगा। कितना आएगा? 7.4। 0 हो नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अम्ल थोड़ी है ये। तो इसका पीएच जो वैल्यू आएगी वो 7.4 आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाएगा? अपच जानते हो क्या होती है? यानी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई हो, अडगार आ रही हो, खट्टी खट्टी अटकार आ रही हो, तो उसका उपचार करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? यहाँ ऑप्शन में एंटीबायोटिक दे रखा है, एनाल्जेसिक दे रखा है, एंटासिड दे रखा है, एंटीसेप्टिक दे रखा है। तो देखो, एंटीबायोटिक तो किसी बीमारी को दूर करने में काम आती है, और एनाल्जेसिक जो खुजली वगैरह हो जाती है उसमें काम आती है। एंटासिड जो है, ध्यान देना, एंटासिड का उपयोग ये अपन क्या करते हैं? एसिडिटी यानी अम्लता को दूर करने के लिए करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंटासिड। क्या होगा बच्चों? एंटासिड इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में छोटे क्वेश्चन से देख रहे हैं। यहाँ आपको NaOH का 10 मिलीलीटर विलियन है और HCl के 8 मिलीलीटर विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलियन का 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए HCl की कितनी मात्रा होगी? ऐसा अपने लिए खास नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, लिटमस जो प्राप्त होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है, और जो लाइकेन जो होता है वो थैलोफाइटा वर्ग का होता है। लाइकेन कौन से वर्ग का होता है? थैलोफाइटा वर्ग का होता है। याद रह जाएगा, लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? लाइकेन से। और लाइकेन कौन से वर्ग का है? थैलोफाइटा वर्ग का है। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण लिखिए। गंधीय सूचक यानी जिनकी गंध से पता लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन गंधीय सूचक। ऑल्फैक्टरी यानी अपने नाक से पता लगाया जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो 3 हैं। एक है वेनिला, एक है प्याज और लौंग का तेल। ये सभी गंधीय सूचक है। कौन से हैं बच्चों? गंधीय सूचक है। वेनिला, प्याज और लौंग का तेल, ये सभी कौन से हैं? ये गंधीय सूचक है। कैसे हैं? गंधीय सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? ध्यान दे लेना, धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे सोडियम धातु है तो NaOH जुड़ता है उसके साथ में, तो ये क्या हो गए? धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, क्योंकि NaOH क्षारीय होता है, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जस्ट इसका उल्टा, अगर धातु के ऑक्साइड अगर क्षारीय प्रवृत्ति के हैं तो अधात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होंगे? तो वो होंगे अम्लीय के। कौन से किसके होंगे? अम्लीय के होंगे। ठीक है, अम्लीय के होंगे। इसके साथ ही और क्वेश्चन देखते हैं। छोटे क्वेश्चंस में आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब आपको बताना है जठर रस का पीएच कितना होता है। क्या आपको पता है जठर रस क्या होता है? जो हमारे अमाशय में जो रस पाया जाता है उसे अपन जठर रस कहते हैं। और जठर रस का पीएच मान, जठर रस बहुत तीव्र अम्ल होता है, बहुत खतरनाक अम्ल होता है। तो अगर ज़्यादा तेज खतरनाक अम्ल है तो उसका पीएच मान 1 के बिल्कुल नज़दीक आता है और लगभग 1.2 आएगा। कितना आएगा जठर रस का पीएच मान? 1.2। कितना आएगा? 1.2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से पीले श्वेत बादलों को बनाता है। श्वेत बादलों से बना होता है वो ग्रह कौन सा है? यानी इस प्रश्न का मतलब ये है कि कौन सा ग्रह है जो किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना हुआ है। तो इतना कोई खास नहीं है, फिर भी शुक्र ग्रह होता है, तो इतना इसको याद नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर सामान्यतः किस पीएच के बीच में कार्य करता है? यानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका पीएच मान कितना होता है? तो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो पीएच मान होता है वो लगभग 7 से 7.8 होता है, क्योंकि ना तो ये अम्लीय होता है ना फिर ये क्षारीय होता है, ये बीच में होता है 7 से 7.8। तो मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटासिड का नाम बताना है। किसका नाम बताना है? एंटासिड। अरे आपने इनो पिया होगा ना, इनो भी एसिडिटी को दूर करता है, गैस को दूर करता है। तो वो एंटासिड जो है उसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल 2, MgOH का क्या होता है, होल 2 होता है। इसे अपन एंटासिड के नाम से जानते हैं। दूध, इसे अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो यहाँ तक हमने 14% याद कर लिए हैं और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसके बाद में अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो अपन ने यहाँ ऊपर छोड़ दिए थे। इन क्वेश्चनों को भी डिस्कस कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है, धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, आपको ये बतानी है। कौन सी, और नामांकित चित्र भी बनाइए। तो ये आपका 2 नंबर में 1 नंबर में अति लघुरात्मक में पूछा जा सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। और हाइड्रोजन गैस का पता अपन कैसे लगाते हैं, अगर उसके पास में जैसे ये मोमबत्ती लेके गए और ये हाइड्रोजन गैस निकल रही तो फट की आवाज़ आएगी। किसकी आवाज़ आएगी, फट की आवाज़ आएगी। इंग्लिश में से बोलते हैं पॉप साउंड। क्या बोलते हैं, पॉप। पॉपकॉर्न को जब पकाते हैं फट की जो आवाज़ आती है वो पॉप साउंड है ये, तो पॉपकॉर्न की तरह। और इसका डायग्राम आप बना सकते हो। डायग्राम बनाने में देखिए क्या है, एक स्टैंड लगाना है, प्रखनली लगाना है। प्रखनली के अंदर थोड़ा चित्र जूम करके देख, चित्र अच्छे से दिख रहा नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ। चित्र में स्टैंड है, प्रखनली के अंदर जिंक के टुकड़े डले हुए हैं, जिंक, और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। और यहाँ से अपन ने एक नली निकाल दी और इसको पानी के अंदर डाल दिया। जैसे पानी में डाला तो यह अभिक्रिया करने के बाद में जो हाइड्रोजन गैस निकली वो इसमें से होते हुए निकलेगी। इसके पास में जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो फट की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये इसका नामांकित चित्र हो गया। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मधुमक्खी एवं नेटल के पौधे के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी मधुमक्खी या फिर जो नेटल का पौधा, ये नेटल का पौधा पहाड़ी क्षेत्रों पर पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर अगर ये इन नेटल के पौधे का डंक लग भी जाए तो वहीं पर एक प्लांट ऐसा होता है जिसकी पत्तियों को रगड़ने से उसका दर्द या फिर जो सूजन वगैरह जो भी उसका अम्ल जो चढ़ा है वो तुरंत निष्क्रिय हो जाता है। तो आपसे तो ये पूछा है कि जो मधुमक्खी का डंक है और नेटल पौधे का डंक, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है, मैं से मधुमक्खी, यहाँ से आप याद कर लें मैथेनोइक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, मैथेनोइक अम्ल। और इस मैथेनोइक अम्ल को ही अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, याद रह जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल रह जाएगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए पीओपी, जैसे अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिप्सम, जिप्सम जो होता है जिप्सम, तो जिप्सम से पीओपी बनता है। किससे बनता है, जिप्सम से। अब जिप्सम का जो सूत्र होता है, मैं इस क्वेश्चन को रिलेट कर देता हूँ। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, क्या होता है जिप्सम का फॉर्मूला, CaSO4 2H2O। यह है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट क्या है, हाइड्रेट है। अगर अपन इसे 374 केल्विन के टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो इसमें आधा जलकाणु गायब हो जाता है और बच जाता है यहाँ पर, नहीं सॉरी, 1.5 जलकाणु गायब हो जाता है गर्म करने पर और आधा जलकाणु बचता है इसके पास में, यानी अर्धहाइड्रेट हो जाता है, यानी CaSO4.H2O, CaSO4.H2O। तो अपन जिप्सम की कैल्सिनेशन यानी निस्तापन करवा के, कैल्शियम यानी गरम करके अपन पीओपी प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं, पीओपी। तो जो जिप्सम है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O और पीओपी का होता है CaSO4.1/2 यानी 1/2H2O। तो यहाँ पर ये इसका आंसर सही है। ओके, समझ में आ गया। उपयोग, अरे उपयोग तो आप अच्छे से जानते हो, हड्डी टूट जाती है तो हड्डी टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, तो प्लास्टर के लिए जो किसका उपयोग करेंगे अपन, पीओपी का उपयोग करते हैं, जो पट्टा प्लास्टर बांधते हैं तो वहाँ पर। और बाकी आप लोगों ने दिवाली के टाइम पे सजावटी सामान देखे होंगे। सजावटी सामान बहुत सारे जो होते हैं वो इसी के बने हुए आते हैं, सजावटी सामान। तो इनका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन को रोक देते हैं। अब आपको बताना है 2 संश्लेषित सूचक के नाम बताओ। संश्लेषित सूचक के नाम बताइए। तो 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। ये मैंने आपको पहले बता दिए थे। संश्लेषित यानी कृत्रिम जो होते हैं मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन होते हैं, और जो प्राकृतिक सूचक होता है वो लिटमस पेपर होता है। अब फिनोफ्थेलिन अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रंग देता है। अब आपको पता है कि ये संश्लेषित सूचक है। अगर फिनोफ्थेलिन जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो ये गुलाबी रंग देता है। कौन सा रंग देता है, गुलाबी रंग। ये याद कर लेना। जो सिंपल थे लिटमस पत्र,
नीला अगर लाल में जा रहा है तो अम्ल है, और लाल अगर नीले में जा रहा है तो क्षार है। लेकिन फिनोल्फ्थेलिन के साथ अगर क्षार अभिक्रिया करता है तो वो गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है 22वां, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? ध्यान से समझना, बेकिंग पाउडर आरबीएससी 2016 में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग का मतलब बेकरी में काम आने वाला, और बेकरी में जो काम आएगा वो खाने का सोडा ही काम आएगा। किसका काम आएगा? खाने का सोडा ही काम आएगा। अब खाने का सोडा अगर काम आएगा तो खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने का सोडा जो है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका? इसका रासायनिक सूत्र होगा बाय, बाय करने का मतलब हाई करना, तो इसका मतलब बीच में H आने वाला है। क्या आने वाला है? H, NaHCO3। क्या आएगा फॉर्मूला? NaHCO3। याद रह जाएगा बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, इसी नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा खाने का सोडा NaHCO3 है, ठीक है, और टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं, अगर आप ये भी लिख देते हो तो यही बेकिंग पाउडर का सूत्र है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेयजल होता है, पीने वाला पानी, पीने वाला पानी, उसको जीवाणु रहित करना है, उसमें जीवाणु को मारना है। तो जीवाणु को मारने के लिए अपन जो यूज करते हैं उसका नाम होता है विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जरूर याद कर लेना। रासायनिक नाम होता है CaOCl2। क्या नाम होता है? CaOCl2 होता है। लिख देता हूँ CaOCl2। अब इसी का आप, ये तो सूत्र है CaOCl2, लेकिन इसका रासायनिक नाम पूछते हैं तो इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको किन्हीं दो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के नाम लिखने हैं। प्रबल अम्ल यानी जिसका पीएच मान लगभग 1 से 2 के आसपास हो, तो वो प्रबल अम्ल दो ही हैं यहाँ पर, एक तो HCl और एक H2SO4। एक HCl और एक H2SO4 है। क्या है? HCl और H2SO4 है। दूसरा प्रबल क्षार कौन सा होगा? प्रबल क्षार सिंपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और KOH, NaOH और KOH है। ठीक है, याद रह जाएगा। दो प्रबल अम्ल पूछा जा सकता है बच्चों, ढंग से याद कर लेना। प्रबल अम्ल जो होता है HCl और H2SO4 होता है, और प्रबल क्षार जो होता है वो NaOH और KOH होता है। 25वां प्रश्न देखेंगे। निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। अभी बता ही दिया मैंने आपको। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखेंगे CaCl2, और बेकिंग सोडे का NaHCO3। बेकिंग सोडे का क्या लिखेंगे? NaHCO3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अपन ने छोटे बड़े 25 क्वेश्चन अपन ने दूसरे चैप्टर के पढ़ लिए। इसके अलावा जो इसके और क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लें। और अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा क्या है क्या। और अगर आप मेरे इस वीडियो पे अगर नए हो, अगर पहली बार आपने ये वीडियो देखा है तो बच्चों से सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए और उपलब्ध करवाता रहूँगा, अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूँगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। और आपके जो पास आस पड़ोस में जो नए अब जो 10th में जाएंगे तो उन बच्चों को भी आप इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे कि उनकी तैयारी घर बैठे अच्छे हो सके, कम पैसों में, यानी बिल्कुल निःशुल्क आपको अच्छी तैयारी, नोट्स वोट्स सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों का सपोर्ट अगर मेरे साथ रहेगा तो अपन बहुत अच्छा करेंगे, और मैं आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा कर ही रहा हूँ और आने वाले टाइम पे भी करूँगा। तो बच्चों, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बने, ऐसे में श्याम बाबा से आपके लिए कृपा करता हूँ। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।